दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो MPPSC का सेकंड पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। और दोस्तों, इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। उनको हल सहित आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। यह आंसर है तो क्यों है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 3 पाइप ए और बी सी 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी बंद हो गया और ए और बी शेष हिस्से को 7 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए अकेले सी द्वारा लिए गए कितने घंटे होंगे, यानी कि सी अकेले कितने घंटे में भरेगा उस टैंक को। अगर तीनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं तो अगर 2 घंटे एक साथ काम करते हैं और सी बंद हो जाता है, अगर 3 घंटे काम करते तो आधा हिस्सा तो भरा ही जाता, लेकिन 2 घंटे काम करता है इसलिए 1/3 भरेगा। और इसका शेष बचा हुआ, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा दोस्तों 2/3। ए प्लस बी ने 7 घंटे में भरते हैं। ए प्लस बी है जो 7 घंटे में उस टंकी को भरते हैं, तो ए बी का पूरा काम होगा, ए बी का पूरा काम होगा 7 मल्टीप्लाई शेष बचा हुआ था 2/3। 2/3 को उल्टा कर देंगे तो 3/2 होगा, तो शेष 21/2 घंटे लगेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 घंटे और ए प्लस बी उसी टैंक को भरते हैं 21/2। इनका एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा और ए प्लस बी बराबर 7 छंग 42, तीनों मिलकर भरते हैं 7 घंटे में। और ये 21 दूनी 42 बराबर 4, ए प्लस बी बराबर 4, टोटल है काम 42। ए प्लस बी बराबर सी 7 घंटे में, ए प्लस बी बराबर 4 घंटे में, तो सी 3 घंटे में उसे भरेगा। और सो सी का अपन को टोटल निकालना है। टोटल था 42 और सी बराबर 3, इसलिए 3 का भाग दो 14 थी 42, इसलिए यहाँ पर 14 आंसर सही है। दोस्तों जिन बच्चों ने 14 लगाया है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक दुकानदार की लगातार 5 महीने की बिक्री इस प्रकार है, इतने 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 और इतने रुपए। 6ठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 6500 रुपये की औसत बिक्री मिल सके। दोस्तों चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले महीने की है 6435 और दूसरे महीने की है 6927। इन सभी 5 महीनों को ऐड कर दूँ। आप ऐड करोगे 6वें महीने को भी आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस एक्स मान लो 6वें महीने को, और इसमें औसत है 6 महीने, यानी कि 6 का भाग दे दो बराबर 6500। आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 34009 प्लस एक्स बराबर 6500। आप 6500 में गुणा कर देना 6 का, तो आपका एक्स की वैल्यू आपको निकाल लेना है जो आएगी 4991। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन ही सही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 4991। इस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन करना था। इसके बाद तीसरा आता है,
लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है। उच्चतम संख्या एवं निम्नतम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 5 लगातार विषम संख्याएं x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 हैं। यह 5 विषम संख्याएं हैं लगातार, इसलिए इन सबको आप योग कर दीजिए और 5 का भाग दीजिए बराबर 61। इन सभी विषम संख्याओं का औसत 61 है। आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे तो 56 आएगी। निम्नतम विषम संख्या x प्लस 1 थी, आप x का मान रखोगे तो 57 आएगा निम्नतम, और उच्चतम थी x प्लस 9। यहाँ पर x का मान रखोगे तो 56 प्लस 9 बराबर 65 होगी। इनका आपको अंतर निकालना है। 65 माइनस 57 बराबर कितना बचेगा 8। इसलिए दोस्तों इसका 8 ऑप्शन ही सही होगा। बी में 8 है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा पूछा गया था, अजय एक 12 वर्ष का बालक है, वह अपने घर पर एक पालतू कुत्ता रखना चाहता था, परंतु उसके माता पिता ने कहा कि पालतू कुत्ता उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने अजय को एक पक्षी को पालने की अनुमति दे दी। इसका निश्चित तात्पर्य है। इसका जो सही ऑप्शन था दोस्तों का सी ऑप्शन था। अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं। इसके बाद 5वां पूछा गया था, कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ होशियार लोग परिश्रमी होते हैं। इस कथन का तात्पर्य है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। होशियार लोग सामान्यतः परिश्रमी होते हैं। जो लोग होशियार होते हैं वह लोग सामान्यतः परिश्रमी होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 6वां पूछा गया था, पानी में TRANSPARENT की छवि होगी। दोस्तों आप जब अपना पानी में किसी भी प्रकार की छवि देखते हो तो वह उल्टा बनता है, इसलिए टी का उल्टा ए ऑप्शन में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 7वां पूछा गया था, यदि शनिवार से शुरू होने वाले 29 दिन के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टियां हैं तो महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। एक महीने में दोस्तों 29 दिन हैं। पहली तारीख को शनिवार है और दूसरी तारीख को रविवार है, तो यह 2 छुट्टी हो गई। फिर इसके बाद दूसरे सप्ताह की शनिवार, यानी कि 8 तारीख को दूसरा सप्ताह आएगा तो शनिवार की छुट्टी होगी, और फिर 9 तारीख को रविवार पड़ेगी तो रविवार की छुट्टी होगी। फिर इसके बाद 16 तारीख को रविवार होगी तो रविवार की छुट्टी होगी। फिर इसके बाद 23 तारीख को दोस्तों रविवार होगी। टोटल छुट्टी हो गई 6, यानी कि आप 29 में से 6 घटा दीजिए तो आपका सही आंसर आएगा 23। इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि 29 महीने का महीना है और 6 आपकी छुट्टियां हो गई, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 8वां पूछा गया था, श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि दोस्तों आपको ई कितने नंबर पर आता है, ई आता है 5 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर, और जी आता है 10 नंबर पर। इसके बाद जी आता है 7 नंबर पर, और जी यानी कि 10, और आई आता है 9 नंबर पर। यह दोस्तों 5, 7, इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 आता है आई पर आता है 9। फिर इसके बाद 9 के बाद 11 आता है के पर।
11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा ना, 13 एम। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा या ए होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में भी एम है और डी ऑप्शन में भी एम है। यहाँ 2, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। इसी प्रकार दोस्तों एच आ रहा है 8 नंबर पर, 8 के बाद 10, 10 के बाद दोस्तों 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16, 16, 16 यानी कि पी। ए ऑप्शन में भी पी है और डी ऑप्शन में भी पी है, इसलिए निश्चित हो गया ए ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन ही सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जी आ रहा है 10 नंबर पर और आई आ रहा है 9 नंबर पर, और इसका जो एच है 8 नंबर पर आ रहा है, जी आ रहा है 7 नंबर पर। तो यहाँ 6 नंबर पर क्या आएगा? 6 नंबर पर एफ आएगा, इसलिए इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने ए लगाया है वह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 9वां पूछा गया था, रिक्त स्थान भरें Z2 A3 T4। यहाँ ऊपर से 2, 3, 4 बढ़ते क्रम में हैं, यहाँ नीचे से बढ़ते क्रम में 17, 18, 19, इसलिए ऊपर से भी बढ़ते क्रम में होना चाहिए। 66, 67, आप देख लीजिए कौन सी ऑप्शन में 67 है, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, ई 67। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, निर्देश 11 से 15 निम्नलिखित लेखांश पढ़ें और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लेखांश पर आधारित होना चाहिए। यहाँ दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया गया है, उसको आप पढ़िए और उत्तर बताइए। दोस्तों इसको आप एक नज़र में पढ़ लेना, हम आपको पढ़कर नहीं सुना रहे क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हम आपको इसके आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसका जो 11वां है उसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा। 12वें का होगा डी ऑप्शन, कई प्रशासनिक केंद्र। इसके बाद जो 13वां है उसका बी ऑप्शन सही होगा, यह मैस्को की घाटी के बाहर स्थित है। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 14वां नंबर का है, इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, सबसे अधिक उत्पादक। 15वां इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। इसके बाद 16वां इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 17वां नंबर का क्वेश्चन। आप रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा पीए पर एक घोषणा सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की घोषणा होना सबसे अधिक संभावना है? दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अगली ट्रेन प्रस्थान आगमन की सूचना। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो तो आपको सूचना किसकी मिलेगी? अगली ट्रेन आने वाली है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18वां का सही है डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 19 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप दोस्तों एक नज़र में इनको पढ़ते जाइए। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए 20 नंबर का जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अधीनस्थ को पेपर स्वयं ही प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से,
21 नंबर का, एक दर्जी के पास 37:5 मीटर कपड़ा है। वह इस कपड़े के 1 मीटर के 8 टुकड़े बना सकता है। वह इस कपड़े के कुल कितने टुकड़े बना सकता है? यानी कि 1 मीटर के वह टुकड़े बनाता है 8 टुकड़े, तो 37:5 मीटर के कितने टुकड़े बनाएगा? 37:5 में गुणा कर दीजिए आप 8 का, तो आपका आंसर आएगा 300। इसलिए इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसे हल करेंगे। इसके बाद 22वां पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन होगा 175। जिन बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही है। इसका दोस्तों सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 23 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, यदि ए बी बराबर 2a - 3b प्लस ab है तो 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3 बराबर क्या होगा? यहाँ पर आपको ए का मान रख देना है 3 और b का मान रख देना है 5। ए बराबर 3 गुणा 5 बराबर 3 रखोगे यहाँ पर ए का मान तो 6 होगा, और यहाँ पर बी का मान 5 रखोगे तो 15 प्लस 15 बराबर 6, इसलिए यहाँ पर 6 आएगा। और आप जब 5 3 ए का मान 5 रखोगे तो आएगा 10, और बी का मान 3 रखोगे तो आएगा 9 और बराबर 15। ए बराबर 3 और बी बराबर 5 यानी कि 15। आप इसे घटाओगे तो 1 बराबर 16 बराबर 15 बराबर 16 इसका आंसर होगा। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। 16 प्लस 6 बराबर होंगे 22। जिन बच्चों ने 22 लगाया है उनका बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 60 साल है। दोस्तों मान लीजिए पिता की उम्र है x और पुत्र की है y। वर्तमान उम्र XY है। 5 साल पहले पिता की उम्र बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। पिता प्लस पुत्र बराबर 60 है उनकी योग, तो इसे समीकरण 1 दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले पिता की उम्र x - 5 और पुत्र की उम्र y - 5 होगी। जो पिता है, पिता बराबर पुत्र की उम्र का 4 गुना है। यहाँ पर 4 गुना दिया हुआ है, इसलिए 4 का गुणा कर दीजिए। पिता की उम्र कितनी थी? x - 5 और पुत्र की उम्र थी y - 5 और 4 का गुणा। आप समीकरण जो एक था x प्लस वाई बराबर 60, वहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर आएगा आपको 60 माइनस वाई, तो यहाँ पर आप x का मान रख देंगे तो y का मान आएगा 15। इस प्रकार आप बेटे की उम्र निकाल सकते हो। बेटे को y माना गया था, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 15। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र कितनी है? दोस्तों जो सचिन है, इनकी सचिन और राहुल की आयु का अनुपात है 7:9, इसलिए मान लेते हैं 7x
बराबर 9x। इनका आयु का अंतर है 2x। x बराबर होगा 7, इसलिए x बराबर होगा 3.5, यानी कि 3.5 साल x का मान आएगा। अब पूछा गया है सचिन की उम्र 7x, यानी कि यहाँ पर x का मान रख दीजिए 7 गुणे 3:5। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो सही आंसर आएगा ए ऑप्शन 24:5, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही है। जिन बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 26 से 30 तक निम्नलिखित लेखांश पढ़ें और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लेखांश पर आधारित होना चाहिए। आपको यहाँ पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको उनके उत्तर बताने थे। आप इसको दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आप एक नज़र में आप इसको पढ़ लीजिए। हम आपको इसके जो ऑप्शन सही है वह आपको टिक करवा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसका जो 26 नंबर का है उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त अंश से अनुमानित किया जा सकता है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पागल कुत्तों को मारने की अनुमति दी जा सकती है। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर का पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आवारा कुत्तों पर गांधीवादी विचारों के कार्यान्वयन पर संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 28वां, इसका जो ए ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने ए लगाया है 28 का बिल्कुल सही है। इसके बाद 29 नंबर का पूछा गया था, 29 नंबर में भी दोस्तों ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद निर्देश 31 से 40 तक दोस्तों आपको कथन और तर्क दिए गए थे, उनको आपको बताना था कौन से सही है। 31 नंबर का कहता है कथन है भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए। तर्क क्या कहता है, हाँ इससे भारत का बहुत धन बचेगा। तर्क सेकंड, नहीं ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। दोस्तों अगर आप कश्मीर पाकिस्तान को दे देते हो तो उसकी और मांगे बढ़ जाएंगी, इसलिए हमें कश्मीर को नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को। इसका जो सेकंड तर्क है बिल्कुल प्रबल है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 32 नंबर का पूछा गया था कथन एक नोटिस पर यह लिखा है कृपया बिना मेरे अनुमति के इस किताब की फोटोकॉपी ना करें। इसकी संकल्पना फर्स्ट, किताब की फोटोकॉपी संभव है। सेकंड, इस चेतावनी का मतलब है कि अवहेलना करने पर दंडित किया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि मेरे पूछे बिना फोटोकॉपी नहीं करें, लेकिन किताब की फोटोकॉपी संभव है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। सिर्फ संकल्पना एक कथन में निहित है। जिन बच्चों ने ए लगाया है बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 33 नंबर का पूछा गया था कथन शुद्ध घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसकी संकल्पना दी गई है फर्स्ट, सभी स्वास्थ्य व्यक्ति घी लेते हैं। क्या सभी स्वास्थ्य व्यक्ति घी लेते हैं? नहीं लेते हैं। संकल्पना सेकंड, शुद्ध घी से बनी मिठाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। क्या जरूरी है शुद्ध घी से बनी हुई मिठाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है? नहीं, इसलिए जो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोनों में से कोई भी संकल्पना कथन में निहित नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों 34 नंबर का पूछा गया था कथन दिया गया था
भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। कानून द्वारा यह परिभाषित है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमा के अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं और नियमों में निहित है। इसका तर्क दिया गया है, मानव अधिकारों की अवहेलना होने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा दाखिल किए गए याचिका के लिए जांच बैठा सकता है। यह बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा तर्क दिया गया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अनुसंधान के संवर्धन का कार्य करता है। यह भी दोस्तों सही है, इसलिए इसके दोनों तर्क सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 35 नंबर का क्वेश्चन। कथन कहता है, आंतरिक उपभोग के लिए कम होने पर भी हमारे देश को निर्यात बढ़ाना चाहिए। इसका तर्क कह रहा है, हाँ, हमें तेल आदि वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है। इसका जो तर्क फर्स्ट है बिल्कुल सही है। नहीं, यह कदम आंतरिक उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाएगा। यह तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तर्क फर्स्ट प्रबल है। इसके बाद 36 नंबर का पूछा गया था। दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है आपको समझाने में। आप खुद समझदार हो, इतना आप कर ही सकते हो, इसलिए 36 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। कोई भी तर्क सही नहीं है। इसके बाद 37 नंबर का पूछा गया था। इसको कथन दिया गया है, सरकार ने होम लोन सस्ते कर दिए हैं, यानी कि सरकार ने ऋण देने की सुविधा सस्ते कर दी है। इसकी संकल्पना फर्स्ट, संभवतः ज़्यादा लोग गृह ऋण ले सकते हैं, और दूसरा मकानों की कीमत कम हो जाएगी। दोस्तों कम नहीं होगी मकानों की कीमत। इसका जो पहला है बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 38 नंबर का पूछा गया था। इसका जो 38 नंबर का सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कथन सेकंड ही प्रभावशाली है। इसके बाद 39 नंबर का पूछा गया था, आप इनको एक नज़र में पढ़ लीजिए। 39 का जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 40 नंबर का पूछा गया था। 40 नंबर का जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था दोस्तों 41 से 44 तक दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना था। वायुमंडलीय कारणों से पानी के ना होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को क्या कहा जाता है? जो इसका ई ऑप्शन है मेघ तृष्णा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 42 नंबर का पूछा गया था, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है। इसका ये ऑप्शन सही है, जीविका कृषक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 43 नंबर का ऑब्जेक्ट पूछा गया था, कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लोक ज्ञान। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 44वां, इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 45 नंबर का आपसे पूछा गया था, एक जटिलतम समस्या है, यानी कि इसमें आपको बताना था उस शब्द का चयन करें
जो कोष्ठक में शब्द के निकटतम परिभाषा में हैं, यानी कि जटिलतम का अर्थ होगा। इसका दोस्तों सही अर्थ है उलझन में डालने वाली, यानी कि जो वस्तु जटिल होगी वह आपको उलझन में डालेगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 46वां पिछलित। पिछलित का अर्थ है यानी कि व्यापक। आपका नाम बहुत ही पिछलित है, कहने लगते हैं ना, आपका नाम बहुत ही व्यापक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 47 नंबर का पूछा गया था अकल्पनीय। इसका अर्थ है दोस्तों अकल्पनीय यानी कि अविश्वसनीय, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 48वां अस्त व्यस्त उपस्थिति। इसका दोस्तों अस्त व्यस्त, आप कहने नहीं लगते हो क्या आपने अस्त व्यस्त कर दिया, अजीब, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 49 नंबर का पूछा गया था, आप इसको एक नज़र में पढ़ लीजिए दोस्तों, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, आप सिनेमा हॉल के प्रबंधक है और आपको एक फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाला बोलता है कि उसने हॉल में एक बम लगाया है, लेकिन इससे पहले भी आपके हॉल को कई झूठी धमकियां मिली हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों? इसका जो सी ऑप्शन है, हॉल में प्रवेश करेंगे और घोषणा करेंगे कि एक आपात स्थिति है और दर्शकों से घबराए बिना हॉल छोड़ने को कहेंगे। आप इमरजेंसी है, आपको फ़ोन आया है, तो आप हॉल में प्रवेश करोगे, वो जो वहाँ दर्शक है उनसे कहोगे एक आपात स्थिति है, आप हॉल छोड़कर चले जाइए, यही निर्णय लोगे, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 52 नंबर का पूछा गया था, 52 नंबर का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल सही है। आप एक बार अपने ऑब्जेक्ट मिला लीजिए, आपने कितने सही किए हैं। इसके बाद 53 नंबर का पूछा गया था, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों 54 नंबर में रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वह 54 के बाद 100 तक जो क्वेश्चन बचे हैं उसे सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए दोस्तों उसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा रीजनिंग में, इसका आंसर ए है तो क्यों है, और हिंदी के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चन हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यह हिंदी में पूछे गए थे। आने वाले वीडियो में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आप उनसे मिलान कर लीजिए आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। अगर आप आने वाले समय में MPPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको यह पेपर पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।